नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। सबसे बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, CSDS के सर्वे में कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं। बताएंगे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के छवि पर भी पहुंचा है भारी नुकसान। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता के गाड़ी के सामने जोरदार तरीके से किसानों ने किया है प्रदर्शन। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में निष्पक्ष लोगों से भी बीजेपी कराने लगी है प्रचार। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ी अपडेट दोस्तों। साथ साथ विपक्षी सरकार और पुलिस को बदनाम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी IT सेल के हेड, जिसके बाद लोगों ने जमकर आलोचना की है। बताएंगे पुलिस प्रशासन की ओर से भी बीजेपी के नेता को चेतावनी जारी कर दी गई है दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाते हुए बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल कर दिया है। निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से किया कानून का उल्लंघन। बताएंगे कानून की धाराएं गिनवाते हुए कार्रवाई की जा रही है मांग। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बीच सभा में ऐसी बातें कही है दोस्तों की सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है आलोचना। बताएंगे आपको किस तरीके से मोदी का किसी अधिकारी ने बनवा दिया है मजाक। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत के अंदर परिवर्तन चाहते हैं दोस्तों और मानते हैं कि देश बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। इसके तरह अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर CSDS के सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग पर वोटर्स का विश्वास काफी ज्यादा कम हो गया है। CSDS की ओर से कराए गए सर्वे के अंदर कई सारे सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। 2019 में 51% वोटर्स ऐसे थे तो चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास किया करते थे, उनको देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पूरी तरीके से भरोसा था। लेकिन अब ये भरोसा काफी ज्यादा कम हो गया है। मात्र 28% लोग देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भरोसा कर रहे हैं। ईवीएम की बात करें तो ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका 45% वोटरों को है। इनमें से बहुत ज्यादा गड़बड़ी मानने वाले हैं 17% मानते हैं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, जबकि थोड़ा गड़बड़ी मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 28% के आसपास है। यानी ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, इसकी आशंका लगभग 45% लोगों को है। और गड़बड़ी माने जाने वाले ओवरऑल की बात करेंगे दोस्तों तो काफी ज्यादा है। यानी देश के अंदर लोगों का विश्वास ईवीएम के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी घट गया है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। अगर लोगों को इलेक्शन और चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत के चुनाव व्यवस्था को लेकर भी आने वाले दिनों में लोगों में उदासीनता देखने को मिलेगी। अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम को लेकर लोगों के विश्वास को बढ़ाए जाने की जरूरत है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र होकर कार्रवाई करनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जोरदार विरोध लगातार जारी था दोस्तों। अब पंजाब के अंदर भी जबरदस्त विरोध की जानकारी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उम्मीदवार फरीदकोट के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। हंस का जबरदस्त विरोध किया गया है। भारी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार के गाड़ी के सामने आकर प्रदर्शन किए हैं और गाड़ी के सामने आकर काले झंडे भी दिखाए हैं। किसानों का मानना है कि बीजेपी के लोग किसानों को दिल्ली नहीं जाने देते, लेकिन अब किसानों के गांव में आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कैसे बीजेपी ये कर सकती है। और इसके बाद जोरदार तरीके का विरोध भी किया जा रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि वीडियो में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध होता दिखाई देने लगा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या किसान सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उनके कैंडिडेट के खिलाफ, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को वंशवाद की राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्हें उन दलों से दिक्कत है जो उनका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनके उम्मीदवारों की सूची बड़ी संख्या में राजनीतिक परिवारों के लोगों को शामिल कर रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश के अंदर वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने 11 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत में आयोग से चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बार काफी डर सता रहा है। यही बड़ा कारण है दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विधानसभा के अध्यक्ष से प्रचार करा रही है, जो अपने आप में एक निष्पक्ष माने जाते रहे हैं। यानी किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष से प्रचार नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, एक निष्पक्ष काम करते हैं। तो क्या जबरदस्ती उनसे प्रचार कराया जा रहा है? क्या गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब उनको अध्यक्षों को भी प्रचार में लेकर आना पड़ेगा, वरना वो चुनाव हार जाएंगे? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी को अपने अस्तित्व पर ही खतरा समझ में आने लगा है। हरियाणा में महज एक महीने पहले 12 मार्च तक जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भागीदार के रूप में काम कर रही थी। पार्टी के चेहरे दुष्यंत चौटाला सरकार में डिप्टी सीएम थे। पार्टी कोटे से एक कैबिनेट का मंत्री और राज्य मंत्री भी था। 12 अप्रैल आते आते 31 दिनों के अंदर ही 10 विधायक वाली पार्टी के हालात इस कदर हो चले हैं कि पार्टी 1 दर्जन भर पदाधिकारियों के इस्तीफे से बुरी तरीके से परेशान हो गई है दोस्तों। अब अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। यही बड़ा कारण है कि अपनी पुरानी पार्टी से मेल मिलाप करने को लेकर भी बयान दिया जा रहा है और इसके बाद कई सारे और भी नेता पार्टी छोड़ने को लेकर लगातार धमकियां दे रहे हैं, जिसके कारण अब सर्वाइवल भी उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण काम हो चुका है। देखते हैं जननायक जनता पार्टी अगले विधानसभा तक कोई पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मंत्रिमंडल एवं पार्टी से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद के पटेल नगर स्थित आवास के बाहर शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंकुश नारंग ने कहा कि पिछले 4 साल से आनंद आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों का
का वादा किया गया था, उन्हें वोट दिया गया था, लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं। शायद इसके बाद उन्हें टिकट कटने का डर सता रहा होगा और उसके बाद ईडी के छापे तो पड़ ही गए थे, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय उन्होंने कह दिया है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से एक कैंपेन चलाया जा रहा है और अपने वर्तमान मंत्री के इस्तीफे के बाद जोरदार तरीके से उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा होता है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विश्व चैंपियन पदक विजेता विनेश फोगाट ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह उन्हें हर हालत में ओलंपिक खेलने से रोकना चाहते हैं और उन्हें अपने खिलाफ डोपिंग की साजिश रचे जाने का भी डर है। 29 वर्ष के विनेश ने 2019-2022 में विश्व चैंपियन में 53 किलो के चैंपियनशिप में कांस्य और 2018 में एशियाई खेलों में 50 किलो में स्वर्ण पदक जीता था और इसके बाद 200 कहा जा रहा है कि उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, यहां तक कि डोपिंग के भी आरोप लगाए जाएंगे। ये काफी सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले को लेकर एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इसको लेकर चुनावी माहौल में राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी के राज्य में बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। मामले पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके दावे को झूठ बताया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनआईए ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट में 2 मुख्य संदिग्धों हमलावरों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का हेड आरोप लगा रहा है कि ममता बनर्जी के राज्य में आतंकवादी सुरक्षित है और आतंकवादियों को पनाह मिल रहा है, तो इस मामले को लेकर अब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कहा कि झूठ अपने सबसे बुरे स्तर पर। अमित मालवीय ने किए गए दावे के विपरीत तथ्य यह है कि पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने संयुक्त अभियान यानी एक साथ मिलकर अभियान चलाया और पूर्वी मेदिनीपुर से रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल की पुलिस पूरी तरीके से केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी का सहयोग कर रही है, तभी तो इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का हेड पूरी तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए, ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं और इस तरीके की बेतुकी टिप्पणी कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस प्रशासन को पूरे मामले पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक भाजपा के बागी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने आखिरकार हाई प्रोफाइल सीट शिवमोगा से लोकसभा का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। ईश्वरप्पा ने हजारों समर्थकों की उपस्थिति में जुलूस के साथ धूमधाम से नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी की आपत्ति के बावजूद ईश्वरप्पा के जुलूस में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर बैनर का जमकर इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने नामांकन दाखिल किया है। शिवमोगा लोकसभा सीट के सभी विधानसभा से लगभग 15,000-20,000 समर्थक आकर उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरप्पा ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे विजयेंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आज से मतदान के दिन तक हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, अभियान चलाएंगे और वफादार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर आएंगे और सबक सिखाएंगे उन लोगों को जो बीजेपी पर कब्जा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में 2 अलग अलग गुट देखने को मिल रहे हैं। येदियुरप्पा और उनके बेटे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ईश्वरप्पा ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है कि ईश्वरप्पा प्रचार न कर पाए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर न लगा पाए, लेकिन वो भी पूरी तरीके से तैयार है। आप लोग अपनी राय जो लिखा था। साथ साथ दोस्तों, ओम बिरला की बेटी आईएएस अधिकारी है। सवाल यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार क्यों कर रही है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया है कि हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवा दी है अंजलि बिरला के खिलाफ, जो कि एक आईएएस अधिकारी है और अपने पिता के लिए लगातार प्रचार कर रही है। एक आईएएस अधिकारी को राजनीति से दूर रहना चाहिए, उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ओम बिरला के पक्ष में वोट मांगती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जिस प्रकार की भाषा कंगना रनावत प्रयोग कर रही है, कभी हिमाचल प्रदेश की इस तरीके की भाषा नहीं हो सकती। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कंगना रनावत को लेकर उठे सवाल के बाद वो बुरी तरीके से बौखला गई है। उनके बौखलाहट का कारण यह है कि वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक गलत शब्द कहा जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ रही कंगना रनावत बीफ खाती थी, जैसा कि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। और उसके बाद कंगना रनावत पूरे मामले को ढकने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता पर ही उल्टा आरोप लगा रही है। विक्रमादित्य सिंह की ओर से की गई आरोपों की बौछार पर कोई जवाब नहीं देना चाहती है कंगना रनावत, वहीं पर उल्टा बेतुके बयानबाजी करने लगी है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मोदी रोज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशांत टंडन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो का वो सेक्शन जारी किया गया है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शांत बैठा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2 के तहत लिखा गया है कि दल और अभ्यर्थी दूसरे दलों के नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन के ऐसे सभी पहलुओं और आलोचना करने से विरत रहेंगे जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई है। यानी दोस्तों, जो सार्वजनिक गतिविधियों से चीजें जुड़ी नहीं है उसे लेकर कोई आलोचना नहीं की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नॉनवेज खाए जाने को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2 का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जा रहा है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता निजी जीवन में क्या करते हैं, वेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, इस पर प्रधानमंत्री मोदी को चर्चा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह नहीं बताना चाहिए कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये आरोप क्यों सही है या उन्हें क्यों लगता है कि क्यों गलत है, ये बताना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। लोग कई सारे सवाल पूछ रहे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, लेकिन एक भी सवाल पर कोई जवाब देने को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी 2 शिकायतें दर्ज कराई थी, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर और दूसरे मामले को लेकर
लेकर दोनों मामले पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है, कोई रिस्पॉन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से नहीं आया है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने राजीव चंद्रशेखर को इस बार तिरुवनंतपुरम से मैदान में उतारा है। बीजेपी को लगता है कि वो शशि थरूर को चुनाव में हरा देंगे, लेकिन अब हकीकत कुछ और दिखाई देने लगी है। उनके काफिले का एक वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है दोस्तों। जिस गाड़ी से वो यात्रा कर रहे हैं वहां पर 2-4 व्यक्ति बीजेपी के कार्यकर्ता के सिवा भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी पूरी तरीके से शून्य पटक सन्नाटा हर जगह कैंपेन में दिखाई दे रहा है। इसके बाद लोगों ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको मैदान में उतारा है, जिनके एफिडेविट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे ज्यादा लोग तो किसी जेसीबी की खुदाई देखने के लिए आ जाते हैं, जितना इनके रोड शो के दौरान लोग उपस्थित नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन उनका चुनाव एकदम फीका फीका सा नजर आ रहा है। शशि थरूर के चुनाव जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है वो पूरी तरीके से ऑन डे मुंह गिरने वाला है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गोदी मीडिया के पत्रकार लोगों से सवाल पूछ रहे थे। इसके बाद लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि गोदी मीडिया के पत्रकारों को एक भी जवाब नहीं सूझा तो वहां से चले गए। लोगों के जिस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार 180 सीटें जीतना भी मुश्किल है। शायद यही बड़ा कारण है कि भाजपा के लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो दोयम दर्जे के बयान से कम नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ पीलीभीत में प्रचार करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव बोले, कहा पीलीभीत की बांसुरी उद्योग पूरी तरीके से खात्मे की ओर है। अब जब बीजेपी जाएगी तभी पीलीभीत की जनता चैन की बंसी बजाएगी। पूरे प्रदेश में छुट्टा जानवरों से परेशानी है, पीलीभीत जंगली जानवरों से परेशान है। भाजपा ना शहर को बचा पा रही है, ना खेती बाड़ी को बचा पा रही है, ना जनता की जान को बचा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक नाकाम सरकार चला रही है। पीलीभीत में बीजेपी ने पिछली बार वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारता, इस बार भाजपा ने टिकट काट के अपने मंत्री को मैदान में उतारा है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अखिलेश यादव अपने पार्टी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए पहुंचे थे। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों मोदी की सभा में जिस तरीके से बच्चों को लेकर आया गया था, गुरुकुल के बच्चे आए थे, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी बच्चे का इस्तेमाल राजनीतिक रैली और किसी भी चुनावी कार्यक्रम के लिए नहीं करेगी, लेकिन ऐसा ऋषिकेश में देखने को मिला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपना समर्थन पप्पू यादव को दे दिया है। पूर्णिया चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी है। आरजेडी के नेता अगर पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं तो क्या वो अपने उम्मीदवार के साथ में खड़े नहीं है? बीमा भारती को लेकर ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि बीमा भारती को आरजेडी ने औपचारिक तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पप्पू यादव को कई सारे और भी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे, तो एक तरीके से उनके लिए ये पॉजिटिव इवेंट कहा जा सकता है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी को लेकर राजस्थान कांग्रेस की ओर से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बाड़मेर और जम्मू कश्मीर का पुराना नाता है। उन्होंने बताया कि सुप्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म कश्मीर में हुआ है। अरे महामानव, बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के उंडू कश्मीर गांव के अंदर हुआ है, यानी राजस्थान के ही बाड़मेर के अंदर हुआ है, किसी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान और कश्मीर का रिलेशन बता रहे थे और इस तरीके की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जमकर निशाना साधते हुए लिखा कि प्रोपोगेंडा के पापा को इतना भी नहीं पता। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा था कि दोस्तों साथ साथ एजेंसियों के खौफ से चुनाव ठंडा ठंडा सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद लोगों ने कहा कि एक बार फिर से दिल्ली में मुकाबला ऐसा हो जो लोगों का इंटरेस्ट बने, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस पार्टी से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की मांग की जा रही है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि डीएमके के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। बीजेपी को चुनाव सही से लड़ने नहीं दिया जा रहा, प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो एक महिला के द्वारा जीएसटी को लेकर सवाल खड़े किए जाने पर महिलाओं को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ये नेता बताए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीएसपी ने 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। पूर्वांचल की 9 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। 9 में से 3 प्रत्याशी ब्राह्मण है। गजब सामाजिक संतुलन साध रही है बीएसपी। लोगों का मानना है कि जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं इनके सामाजिक समीकरण से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के वोटों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आजमगढ़ की सीट जो पहले से ही हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, यहाँ पर भीम राजभर को मैदान में उतारा गया है जो यूपी के अंदर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है, यानी एक बड़े नेता को मैदान में उतारा गया है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, हो सकता है इससे बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा मिले। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की देखा देखी करने में लग गए हैं नीतीश कुमार। यही बड़ा कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार रथनुमा बस पर सवार होकर प्रचार करने के लिए निकले। बस का नाम रखा गया है निश्चय रथ, जिस रथ पर पूरा लिखा हुआ है कि पूरा बिहार हमारा परिवार। नीतीश कुमार भी प्रचार के अपने तौर तरीके बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव के रथ यात्रा की सफलता के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव की कॉपी कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों आप लोगों को याद होगा अमित मौर्य नाम का एक व्यक्ति भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की थी और शिक्षक वैकेंसी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा भावुक दिखाई दे रहे थे और यहाँ तक कि रो पड़े थे, राहुल गांधी के गले लगे थे। सिर्फ इसलिए क्या अब उनको परेशान किया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोल दी थी। जो जानकारी है उसके अनुसार रायबरेली के स्थानीय बीजेपी के नेता उन्हें नियमित रूप से परेशान कर रहे हैं। उनके साथ
रात पूर्व बीजेपी के उम्मीदवार ने भी धक्का मुक्की की है और पूछा है कि वह राहुल गांधी से क्यों मिले। यहाँ उस युवा उम्मीदवार पर जबरदस्ती अत्याचार करने का पूरा मामला है। अभी अभी विपक्ष के नेता से अपने मन की बात उन्होंने कही थी। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह गंभीर आरोप लगे हैं कि एक बेरोजगार जो राहुल गांधी से अपने दिल की बात करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोलता है, उसे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर भाजपा की जमकर आलोचना होनी चाहिए और बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, अगर वाकई भाजपा इस तरीके के प्रताड़ना का समर्थन नहीं करती तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि स्मृति ईरानी ने चप्पल पहनी हुई है और बगल में खड़े माइक पर बोल रहे मंत्री गिरीश यादव तथा अन्य लोगों की चप्पल उतरवा दी गई है। भाजपा के अंदर और भाजपाइयों की इस दलित पिछड़ा से नफरत और दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा उनके अधीनस्थ ऑफिसर राजशेखर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दोस्तों एनजीओ ने लगाया भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत लुटाने का आरोप। आप लोग अपनी राय जो लिखा था। सांसद प्रफुल्ल पटेल के दावे पर जयंत पाटिल ने कहा कि उन्हें कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। दरअसल दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को अपनी तरफ से मनाने की काफी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी से जुड़े केस के मामले को लेकर भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को राव रेवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल 2024 तक के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने इसे शुक्रवार को दिन में के कविता को 5 दिन की हिरासत देने के अनुरोध से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर आदेश शाम तक के लिए सुरक्षित रखा था। इसके बाद आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल को भी 15 तारीख तक के लिए ईडी ने जेल में भेजा हुआ है। देखते हैं अब क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ जानकारी दी जाती है और इसके बाद के कविता को लेकर भी क्या कोई जानकारी सामने आती है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाते रहेंगे क्योंकि सीबीआई का भी मामला बन चुका है। साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। उन्होंने जेल में बंद सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से फोन पर बात की है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती से खड़ी है। हमारे सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश में दिन रात काम कर रहे हैं। हम लोग गठबंधन धर्म का पूरी तरीके से पालन करके मैदान में उतरे हुए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर मेरठ पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक चुनावी रिपोर्ट जानने और नेताओं को बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल की जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम से भी उन्होंने बंद कमरे में मुलाकात की है, चर्चा की है। डिप्टी सीएम से यूं तो कई नेता मिलते हैं लेकिन संगीत सोम की मुलाकात काफी लंबी चली है। आपको बता दें कि संगीत सोम और भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार संजीव बालियान के बीच में काफी ज्यादा तीखी बहस देखने को मिली थी। दोनों नेताओं की ओर से एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां की गई थी। संगीत सोम ने यहां तक की पूछा था कि उनकी हैसियत नहीं है मुझसे बात करने की, इस तरीके की टिप्पणियां भी कर दी थी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता एक दूसरे से भिड़ते दिखाई देते। भारतीय जनता पार्टी में दो अलग अलग गुटबाजी दिखाई देती। यही बड़ा कारण है कि अब बीजेपी के नेताओं को आगे भेजा गया है ताकि ऐसे नेताओं से बातचीत की जाए और मामले को शांत किया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कई सारे हिस्से में बटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 सीटों कौशाम्बी और कुशीनगर के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने कौशाम्बी से बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर के अजय प्रताप सिंह और पिंटू सेंथवार को उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों सीटों से अन्य दलों के उम्मीदवारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कौशाम्बी से विनोद सोनकर और कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से विजय दुबे को एक बार फिर से मौका दिया है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। बता दें कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए बनाए गए विपक्षी इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। 17 सीटों पर कांग्रेस मैदान में उतरी हुई है। आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर दिल्ली की कई सारी मीडिया के अंदर दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन ये हकीकत से एकदम अलग है। यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने जब तमिलनाडु के अंदर एक रैली की है तो इसमें कम से कम 7 लाख लोग रैली में आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जहां तहां केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, डीएमके और पूरा का पूरा विपक्ष यहाँ पर एकजुट हुआ है। तमिलनाडु के अंदर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती के साथ सामने आ रहा है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत बड़ा आंदोलन एक बार फिर से तमिलनाडु में बनने वाला है। 39 की 39 सीटें क्लीन स्वीप करने जा रहा है इंडिया अलायंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखता है क्योंकि राहुल गांधी को ब्रदर बोलकर संबोधित कर रहे हैं एमके स्टालिन और एकजुटता के साथ ज्यादा से ज्यादा सांसद भेजने का भी ऐलान किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आरएलडी के साथ अलायंस करके यहां पर आराम से चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है। सहारनपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को काफी दिक्कतें हो सकती है। मुस्लिम बाहुल्य सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समुदाय से आने वाले माजिद अली को मैदान में उतारा है। वहीं पर विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है, जो हाल ही में असंतुष्ट राजपूत समुदाय के साथ बैठक करके ज्यादा से ज्यादा वोटों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और असंतुष्ट राजपूत समाज की बैठक के दौरान ऐलान किया गया था कि वो सहारनपुर में इंडिया गठबंधन के अलायंस का सपोर्ट करेंगे, इमरान मसूद का सपोर्ट करेंगे। यहाँ भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। साथ साथ
साथ मुजफ्फरनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जोरदार विरोध हो रहा है। संजीव बालियान को टिकट दिया गया। विरोध में त्यागी, राजपूत और सैनी और कश्यप समुदाय के लोग सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी आबादी अच्छी खासी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार यहाँ से संजीव बालियान को मैदान में उतार रही है। हमारे समाज के लोग भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हर बार जमकर वोट करते हैं, लेकिन बीजेपी हमारा उम्मीदवार नहीं उतारती। कैराना की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है, जो गुर्जर समाज से आते हैं। वही पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में अच्छी खासी आबादी रखने वाले सैनी इस सीट पर टिकट की मांग कर रहे थे। इसके अलावा कश्यप, जाट और राजपूत समुदाय से भी अपने प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही थी। मेरठ सीट के अंदर भी जातीय समीकरण काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक्टर अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, जो खत्री पंजाबी समुदाय से आते हैं, लेकिन अन्य समुदाय के लोग भी टिकटों की मांग कर रहे थे और ऐसे में भाजपा के विरोध को लेकर ऐलान कर दिया गया है। राजपूत समुदाय पहले से ही बीजेपी के विरोध में खड़ा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं